राष्ट्रकवि दिनकर ने ये बात कही थी कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सर के लड़ाई का मैदान बनती है लोकतांत्रिक तरीके से। तो अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। जो मुसलमानों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है नहीं। वक्फ जो होती है वो मुसलमानों के आबा व अजदाद की प्रॉपर्टी है, जो आवाम की भलाई के लिए। और आवाम की भलाई भी ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए, बल्कि अगर कहीं पर कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई दूसरी चीज़ है, तो हर धर्म के लोगों ने में उसको भलाई मिलती है। और उसके साथ जो दुबे साहब ने जो बयान दिया है कि खाना जंगी वाला निशिकांत दुबे साहब ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है, बिल्कुल एकदम। और तौहीन अदालत का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके अंदर कई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हो गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट हो गई है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हवाई एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। इस वक्त हम ताल कतोरा स्टेडियम में, यहाँ वक्फ के खिलाफ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। जो वक्फ एक्ट जो बना है उसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा तहरीक किया है। बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम नेता, तमाम दानिश्वर लोग यहाँ मौजूद थे। और तभी हमारी मुलाकात हो गई एडवोकेट रईस अहमद साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भी 4 पिटीशन डाली है वक्फ एक्ट जो बना है। तो इनसे आज हम जानेंगे कि इसमें कमियां क्या क्या हैं और क्या मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है कितना फेवर में आएगा। तो बताइए, जो क्या क्या कमियां हैं। सरकार तो ये कह रही है कि मुसलमानों की भलाई के लिए हमने ये एक्ट बनाया, करप्शन था, तमाम तरह की चीजें थी, उसको लेकर हमने ये एक्ट बनाया। तो नाराजगी किस बात की है? देखिए, जहाँ तक आपने बात की है करप्शन की, अगर मेरे घर में कोई हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं और मैं अपने घर का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये किसी को इख्तियार नहीं है कि आप मेरे घर पे कब्जा नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी ज़मीन का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मामला मैं देखूंगा। और वक्फ एक्ट जो है, वक्फ बोर्ड जो है, अब तक जो है सरकारी इदारा है, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह वक्फ बोर्ड को कभी आज़ाद रखा नहीं गया। तो अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो जो वक्फ का सीईओ होता है वो एडीएम लेवल का ऑफिसर होता है। और जो चेयरमैन साहिबान होते हैं, हजरात होते हैं, वो जिस भी पार्टी की सरकार होती है राज्य के अंदर, क्योंकि वक्फ जो है स्टेट मैटर है, तो उसके ज़्यादातर एमएलए ही उसमें चेयरमैन रहे हैं और उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही उसके अंदर मेंबर रहते हैं। तो अगर मिसमैनेज कहीं पर मैनेजमेंट कहीं पर हुआ है, तो पिछले 10-11 साल से आपकी सरकार है, तो आपने कितने सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कितने चेयरमैन के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई। तो मिसमैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वो कर लेंगे। असल जो वजह है कि सेक्शन 40 और 3R जो वक्फ बाय यूज़र है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पूरी तरह से जो है ये बात कही है खुल करके कि वक्फ बाय यूज़र को अभी नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि देश के अंदर जितनी टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी आधी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा, हम मौजूद थे उस कोर्ट के अंदर क्योंकि हमारी 4 पिटीशन डली हुई हैं इसमें। तो उन्होंने यही बात पूछा कि आप जो है 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी ज़मीन के कागजात कहाँ से लेकर के आएंगे। तो ये वक्फ बाय यूज़र 3R को इसीलिए रखा गया था कि जिनके कागजात नहीं होते उनको जो है, जो उनके यूज़ के हिसाब से उनको वक्फ मान लिया जाता है। लेकिन अब अगर उस पर लिमिटेशन एक्ट 1963 हटा दिया जाएगा, तो उसमें ये आएगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को और 12 साल तक कोई रह लेता है अनडिस्प्यूटेडली, तो वो उस पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ऐसे ही सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई अनडिस्प्यूटेडली 30 साल तक रहता है, तो वो उस पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो अगर ऐसा मामला रहा और वह लिमिटेशन एक्ट उसके हटा दिया गया, जैसा कि अभी भी हटा दिया गया है और उस पर रोक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो 12 साल से जो भी काबजीन है, जो भी जिन लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, वो लोग जो है मालिक हो जाएंगे उसके। और आपको हैरत होगी कि आधे से ज़्यादा जो जायदादें हैं वो सरकार के कब्जे में है। इसके अंदर आपको याद होगा कि मार्च 1976 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने एक लेटर जो है सारी स्टेट्स को लिखा था कि तमाम राज्यों की सरकारों ने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, या तो वो उन कब्जों को खाली करें या मुआवजा दें या मार्केट रेट से उनका किराया दें, नहीं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ही इशू है जिसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी उठाया और न्यूज़ में आपने देखा होगा। और वो लेटर, ऑफिशियली लेटर, जो वक्फ का मैनेजमेंट पोर्टल है, वक्फ की साइट है जहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज है, उस पर बाकायदा अवेलेबल है, आप जाके गूगल में भी देख सकते हैं। तो ये बड़े इश्यूज़ हैं इनके इसके साथ के किस तरीके से चीज़ें जो हैं बदल रही हैं। और आपने पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात, अहम बात और भी कही, आपने देखा होगा तमाम पहली दिन की जो हियरिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बात और अहम पूछी कि क्या आप जो है दूसरे ट्रस्टों में, जो एंडोमेंट ट्रस्ट हैं या एंडोमेंट्स हैं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या हिंदू एंडोमेंट या क्रिश्चियंस के, क्या उसमें भी दूसरे धर्मों के लोगों को आप शामिल करेंगे जिस तरीके से आप यहाँ कर रहे हैं। और देखिए, वक्फ काउंसिल जो है, जो वक्फ जो है वो प्योरली रिलीजियस मैटर है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कहें कि जैसे वक्फ काउंसिल के अंदर 22 सदस्य होते हैं, उसके अंदर एक्स ऑफिशियो का अगर मामला हटा दिया जाए, तो आप ये देखिए कि उसमें 12 सदस्यों को, नॉन मुस्लिम को रखने का प्रोविजन आपने दे दिया, और 2 जज साहिबान भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो 6-7 लोग जो है, जो प्योरली मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट है वक्फ,
उसके अंदर आप जो है गैर मुस्लिम लोग कैसे उसके अंदर उसको रन कराएंगे। तो आप जो मुसलमानों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है नहीं। वक्फ जो होती है वो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने दान की प्रॉपर्टी है, जो आवाम की भलाई के लिए। और आवाम की भलाई भी ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए, बल्कि अगर कहीं पर कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई दूसरी चीज़ है, तो हर धर्म के लोगों ने में उसको भलाई मिलती है और एक लोग चीज इस्तेमाल मैं करते जानना हैं। चाह रहा हूँ कि 5 साल जो कहा है कि हम चेक करेंगे, सरकार चेक करेगी, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैंने दान किया है तो 5 साल चेक करेगी, 5 साल तक वो कंप्लीट मुसलमान रहा है कि नहीं, तो कैसे चेक करेगी? ये बड़ा ही हास्यास्पद जो है प्रोविज़न है इसके अंदर, और सबको हैरत है इस बात को लेकर के। ख़ासतौर पे हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को तो बहुत ज़्यादा हैरत है इसमें कि भई 5 साल की प्रैक्टिसिंग का कैसे आप जो है उसको वो करेंगे, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? क्या कोई शख्स अपने आप को रजिस्टर कराएगा कि आज से मैंने नमाज़, रोज़ा, हज करना शुरू कर दिया? तो ये बड़ा ही हास्यास्पद और बहुत ही मज़ाक़ बात है। मतलब बिल्कुल हम समझते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो दान करना चाहता है, तो उसके लिए कहाँ कैद है इस बात के लिए। कल को तो आप मुसलमानों को भी कह देंगे कि जी आप बताइए कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका मुद्दा जो है काफ़ी लोग उठा चुके हैं। और ये बात आ रही है कि आप प्रैक्टिसिंग होना कैसे उसको चेक करेंगे। किसी कोई भी धार्मिक जो है जो धर्म होता है वो बिल्कुल पर्सनल मैटर होता है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से मुदाखलत कर सकते हैं। ये सीधी सीधी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। और देखिएगा इसीलिए बैंक जो है पूरी तरह से इसमें उन्होंने जो सवाल पूछे उस पर यूनियन ऑफ इंडिया के जो तुषार मेहता साहब हैं वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने पहले 24 घंटे का टाइम लिया, फिर अब 7 दिन का टाइम ले लिया। और हम नहीं समझते कि इन सब प्रोविज़न के ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कि वो कोई प्रोविज़न लेकर आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अभी, फैसला आना बाकी है, तारीख दी है 5 तारीख, लेकिन उससे पहले कुछ बीजेपी के जो नेता हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कह रहे हैं कि ये खाना जंगी करा देंगे, ये गृह कहते हैं कि युद्ध करवा देंगे। ये कैसा लगता है कि दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर? देखिए नेता क्या, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी, हम बहुत इज़्ज़त के साथ उनका नाम लेते हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात की है कि 142 का जो पावर है, आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट के पास, वो एक मिसाइल है और सुप्रीम कोर्ट उससे कोई भी चीज़ कर सकता है और प्रेसिडेंट के खिलाफ बड़ा नहीं हो सकता। आज भी उन्होंने 10 मिनट पहले भी ये बयान दिया है कुछ इसी तरह का, अभी हमारे को हम देख रहे थे न्यूज़ में। तो ये, और उसके साथ जो दुबे साहब ने जो बयान दिया है कि खाना जंगी वाला, निशिकांत दुबे साहब ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान है बिल्कुल एकदम। और तौहीन अदालत का मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके अंदर कई पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हो गई हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट हो गई है और अगले हफ्ते उसका मामला सुना जाएगा। तो अब जाहिर बात है कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर करता है तो ये तो कोर्ट की पावर है। क्या अगर उनको इस मामले में उन्होंने किसी तरह की अपने फुट पे नहीं लिया, और इसीलिए जो है उनकी पार्टी ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। फ़ौरन बीजेपी का बयान आ गया कि जो है हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनका निजी बयान है ये। तो ये बहुत सीरियस मामला है, और इस तरह के से एक संवैधानिक जो सबसे सुप्रीम है कोर्ट, उसके जो कार्रवाइयों के ऊपर आदमी वो नहीं उठा सकता। हम भी एडवोकेट होने के नाते हमारी क्योंकि अगर कोई लीगल सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाता है तो जाहिर बात है हम उसका एक हिस्सा हैं, तो वो सब पूरे पूरे लीगल सिस्टम की एक तौहीन है, पूरे उसका एक मानहानि है। धनखड़ साहब कहते हैं कि जो लोकसभा में एमपी जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो सुपर सांसद होते हैं, इसमें न्यायपालिका क्यों टांग उड़ा रहा है, ये उनका कहने का मतलब है। देखिए कानून अगर संसद ने बना दिया है तो आपको सिर्फ देखना है, राष्ट्रपति जी ने भी इसको साइन कर दिया, फिर कोर्ट क्यों आ रहा, ये संविधान की रोशनी में कितना सही है? संविधान जब बना था तो ये प्रोविज़न रखे गए थे बाकायदा पूरे देश का विचार लेकर के, और अगर कोई काम संवैधानिक तरीके से हो रहा है तो उसके अंदर तो जाहिर बात है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि नीयत में खोट है कहीं जा कर के सरकार का या दूसरे लोगों का, और वो लोग शायद इस तरह से कानून को और संविधान के मुताबिक देश को चलाने के लिए कितने कर्मबद्ध हैं या कितने मतलब इसमें डेडिकेटेड हैं, ये तो आपको उनके एक्शन से मालूम होता है। लेकिन आपको याद होगा एक समाजवादी उसके बहुत बड़े अगुवा थे समाजवादी आंदोलन के, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और इसीलिए ये प्रोविज़न रखे गए थे कि संसद अगर निरंकुश होने की कोशिश करे, इस देश के अंदर कोई भी किसी तरह से इस संविधान को तोड़ने की, इस देश को मतलब गुलाम बनाने की कोशिश करे, तो ये प्रोविज़न इसीलिए लेके गए थे कि जो शक्तियों का बंटवारा है, राष्ट्रपति से लेकर के जो एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से और विधायिका में जो डिवीज़न किया गया, और फिर उसके बाद स्टेट्स को और अलग अलग शेड्यूल को तैयार किया गया, वो इसीलिए किया गया था कि ताकि कोई निरंकुश होकर के इस देश की लोकतंत्र को चोट ना पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया बात थैंक करने यू। के लिए। तो सही बात है, राष्ट्रकवि दिनकर ने बात कही थी
कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें लड़ाई का मैदान बनती है लोकतांत्रिक तरीके से। तो अब देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, क्योंकि मामला अदालत में है, अदालत से क्या फैसला आता है। तो हमारे साथ जुड़ रही है द वॉइस एक्सप्रेस के साथ। हम अब बाकी डिटेल्स भी इस मसले से जुड़ी चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।